हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं और इस पार्ट के अंदर हम कुछ चीज़ें करेंगे, ठीक है, जो मैं पहले लिखवा देता हूं। सबसे पहली चीज़ तो हमने करनी है बेटा, एरिया वेक्टर क्या होता है। बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कि एरिया और एरिया वेक्टर में क्या फ़र्क है। दूसरा हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या भला होती है, और इसके अंदर मैं केस ही बताऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट केस में आप कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। तीसरी चीज देखेंगे गॉस थ्योरम, और इसके साथ में इसका देखेंगे प्रूफ। तो ये चार चीजें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसकी एप्लीकेशन है, लेकिन गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं सारा करवाने लग गया तो इससे अच्छा तो वन शॉट बना देता हूँ। अगर इतनी सारे वीडियोस मतलब इतने सारे टॉपिक एक ही लेक्चर में कवर होंगे तो देखो, छोटे छोटे टॉपिक हैं दोनों के दोनों, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, और ये भी थोड़ा सा उससे बड़ा टॉपिक है। तीनों के तीनों, और CBSE हो चाहे हो हमारे पास कंपटीशन, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज बिल्कुल डेप्थ में समझेंगे। कॉपी पेन जो कुछ है वो लेके बैठ जाओ, और एक और बात, स्क्रीनशॉट लेके रखते रहोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिर स्क्रीनशॉट लोगे, फिर रखोगे, फिर 12th होएगी, फिर डिलीट होएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे एरिया वेक्टर। देखो, ये तो हम सबके सब जानते हैं कि भाई एरिया एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होती है, एरिया वेक्टर नहीं होती है, एरिया स्केलर होती है। तो फिर एरिया वेक्टर यूज क्यों करते हैं? अब एरिया वेक्टर यूज क्यों करते हैं, ध्यान देते हैं। देखो, मान लेते हैं बोर्ड है, ये बोर्ड का सरफेस एरिया ये रहा, लेकिन इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो ध्यान देंगे, एरिया वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। सरफेस से जो परपेंडिकुलर होगा उसको बोलेंगे हम एरिया वेक्टर। मान लेते हैं मैं यहाँ पे छोटा सा एक एरिया बनाता हूं। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मान लेते हैं इसका एरिया है जो वो ए है, तो ए डॉट एन कैप ये आ गया हमारे पास। तो मैं इसे बोल दूंगा ये एरिया वेक्टर है हमारे पास। या अगर मैं इसको बोलूँ ऐसे करके, देखो ये आ गया हमारे पास, तो ये क्या एक तरह का एरिया वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऐसी छोटा सा अगर मैं ऐसे कुछ ये प्लेन ले लूं, तो इससे जो परपेंडिकुलर निकलेगा, ध्यान रखना, और ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होना चाहिए सरफेस से। क्लियर है? तो ये क्या होगा? एरिया वेक्टर। अब इसे रिप्रेजेंट अलग अलग तरह से करते हैं, ए वेक्टर भी करते हैं या DS वेक्टर भी करते हैं, ऐसा यूनिट में कोई फर्क नहीं आएगा। सिर्फ एक चीज याद रखोगे तुम कि हमेशा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, बस इतना सा कंसेप्ट है, दूसरा कोई कंसेप्ट नहीं है। और इसी से पता लगता है कि एरिया वेक्टर क्या चीज़ होता है। मान लेते हैं अब यहाँ पे देखो, यहाँ परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगा तो इसको अलग डायरेक्शन में हो जाएगा एरिया वेक्टर। मतलब एरिया वेक्टर कुछ नहीं है, ये समझ लो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एरिया है जो कि हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले रहे हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। नाउ जो सेकेंड चीज़ है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाने से पहले मैंने एरिया वेक्टर करवाया है, रीजन बीइंग कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इसका बहुत रोल है। बच्चे पढ़ते तो मैं कि एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन वो एरिया वेक्टर क्या है, बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई होप समझ आ गया हो, छोटी सी बात थी, इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ध्यान देंगे। मान लेते हैं सरफेस रखा मैंने एक, इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये निकल रही है। अब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी इस सरफेस से, उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स क्या होता है? मान लेते हैं कि एक सरफेस है, उसको पेनिट्रेट कर रही है, पेनिट्रेट मतलब उसको भेदना। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको भेदेंगी, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा इसके अंदर। मान लेते हैं मैं हूँ, अब मुझे जितना ज़्यादा मुक्के पड़ेंगे, जितना ज़्यादा, अब मान लो अब बाहर वहाँ से पत्थर मार रहा है मुझे कोई, अब पत्थर मार रहा है, कुछ पत्थर यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ पत्थर यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ मेरे सर पे लग रहे हैं, कुछ यहाँ पे लग रहे हैं, तो मेरी बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा।
पत्थर से नहीं होगा, बट हाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पक्का जनरेट होने वाला है। अब जो पत्थर साइड से निकल गए हैं उनका कोई रोल नहीं होगा मेरी बॉडी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करने के लिए, सिर्फ उन्हीं का रोल होगा जो मेरी बॉडी से पास करेगी। समझ आया कि नहीं आया? मुझे लगता है इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ईजी भी है साथ साथ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दिख रही हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उन्हीं से मतलब है जो उस सरफेस को क्रॉस कर रही है। अब एक और चीज ध्यान देते हैं, देखो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज है Q। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे निकल रही है। सो देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। देखो अब यहाँ पे मैं एक एरिया लेता हूँ ये वाला, एक एरिया लेता हूँ ये वाला, और एक एरिया लेता हूँ ये वाला। अब ध्यान देना, छोटे से एरिया में बहुत सारे पत्थर, मतलब छोटे से एरिया में बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा और कम। मतलब सबसे कम मैग्नेटिक फ्लक्स किसका होगा? हो सकता है इसका हो या हो सकता है इसका हो। बस यही समझने वाले हैं हम कि भाई किसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। वैसे अगर देखिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि एरिया सबसे ज़्यादा है इसका। नाउ अब तो कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता हूँ क्या चीज़ होती है मैथमेटिकल फॉर्म में या फिर जो हमारी फिजिक्स की लैंग्वेज है उस फॉर्म में। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्लेन लिया। अब ये प्लेन तो लिया मैंने, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है देखो वो ऐसे निकल रही हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ खास फर्क नहीं होता और होता भी नहीं है वैसे तो ये आ गई। लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो क्या आएगा? कुछ ऐसे। ये क्या है हमारे पास? एरिया वेक्टर। मैं इसको ds वेक्टर लिख रहा हूँ। ds वेक्टर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा का पूरा मतलब पूरा प्लेन लेने की ना बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, इस छोटे से एरिया को ले रहा हूँ और इस छोटे का एरिया, पूरे एरिया क्या है? ds। s क्या होगा? बेसिकली पूरा का पूरा एरिया। मैंने यहाँ पे ds ले लिया, स्मॉल एलिमेंटल पार्ट। अब अगर ध्यान से देखें यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा। क्लियर है? या तो इसको ऐसे कर दे क्योंकि ये E है और इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के हिसाब से अगर मैं इस तरफ देखूंगा तो क्या होगा? E cos थीटा। तो अगर मैं मैथमेटिकल लिखूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, सॉरी डेफिनेशन में, मैथमेटिकल नहीं डेफिनेशन में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through a unit area। एक एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करेंगी एंड दैट इज कैलकुलेटेड इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं, देखो मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई, एंड फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो सॉरी, गॉड ब्लेस मी। हाँ तो हो गया, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करूंगा? E cos थीटा इंटू ds वेक्टर। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहां पे cos थीटा लगा है तो मैं फाई इज इक्वल टू E डॉट ds लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। ये तो है बेसिकली एक पर्टिकुलर ds का, लेकिन अगर पूरे के पूरे सरफेस का निकालना है मैं क्या करूंगा? इसके आगे इंटीग्रेट कर दूंगा इसे, मतलब इंटीग्रेशन का निशान लगा दूं। अब ये इंटीग्रेशन में 0 क्यों लिखा होता है? इसका मतलब होता है बेटा एक पर्टिकुलर सरफेस का, उस एरिया मतलब उस पर्टिकुलर सरफेस का जो कि नॉन सरफेस है, ठीक, क्लोज सरफेस जिसे बोला जाता है। एनीवेज ये आ गया। अब देखो अलग अलग केस हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला केस, इफ E इस तरफ होगा हमारा और ds ऊपर की तरफ हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्लेन ऐसे पड़ा हुआ है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, ds वैसे। और वैसे भी देखो मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, पत्थर यहां से आएंगे तो कम से कम पत्थर लगेंगे क्योंकि मेरा इतना सा एरिया विजिबल है। लेकिन मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा चौड़ा होके तो सबसे ज्यादा पत्थर मेरे, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मेरी बॉडी से निकलेंगी। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास कम करेगी और कम पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमारा कम हो जाएगा। तो ध्यान देंगे यहां पे एंगल कितना बना? 90 डिग्री। एंड अगर 90 थीटा बना तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 90 एंड यू नो दैट कॉस 90 क्या होता है? 0। तो फाई क्या हो गया? 0। क्यों?
क्योंकि इनके हिसाब से जो हमारा प्लेन है वो इतना पतला है कि उसमें से एक भी लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं करेंगी। ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। अब उस केस में क्या था, पहले मैं ऐसे खड़ा हुआ था, एरिया वेक्टर इधर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होएगी। तो ये दूसरा केस है बेसिकली। इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और मैं खड़ा हुआ हूं। खड़ा होने का मतलब है कि मेरा जो एरिया वेक्टर है वो भी किस तरफ है, इस तरफ है। समझ आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से आ रही है, इधर से निकल रही है, और ऐसी एरिया वेक्टर जो है, ये सरफेस है, एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, जिसमें एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और एंगल 0 का मतलब है कि फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0। सो फाई इज इक्वल टू ई डी एस बिकॉज यू नो दैट कॉस 0 इज 1। क्लियर है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे पसीने आ रहे हैं। एनीवेज, यहाँ पे आ जाते हैं। अब थर्ड केस एक और आ सकता है। थर्ड केस में क्या कर सकते हैं हम, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लें लेकिन हम ds वेक्टर इस तरफ लें, एरिया वेक्टर इस तरफ लें। अब थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। एंड 180 का क्या मतलब होता है, cos 180 इज इक्वल टू -1। तो क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू माइनस ई डी एस ओनली, नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे हमें पता लग गया। अब एक और चीज ध्यान रखेंगे, कुछ चीजें जो बक्से में रहनी चाहिए छुप के। सबसे पहली चीज, फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो फाई होता है वो क्या होता है, एक तरफी स्केलर क्वांटिटी होती है। नंबर 2, SI यूनिट ऑफ फाई इज, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। एरिया हो या एरिया वेक्टर हो बेटा, SI यूनिट तो सेम ही होती है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम क्या आया मेरे पास, मेरे पास आ गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI यूनिट। अच्छा, एक और चीज है, देखो, अब V इज इक्वल टू EL होता है या ED होता है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ फॉर्मूला, और तुम याद भी रखोगे क्योंकि ये फॉर्मूला आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो E की वैल्यू क्या आ गई, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि यहाँ पर E की वैल्यू पुट करूँगा तो ध्यान देंगे ये वाला बक्से में रहना, तो यहाँ पे ले आओ। तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस, ई की वजह क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन M इंटू डी एस। डी एस मतलब एरिया, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, इससे ये कट गया तो वोल्ट मीटर क्या आ गई मेरे पास, SI यूनिट। तो इसकी मैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम की जगह क्या लिख सकता हूँ, वोल्ट मीटर। तो ये था बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने किया। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इजी टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सिर्फ दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, खत्म। क्लियर है यहाँ तक, और ये तो तुम्हें पता लग ही गया है। एनीवेज, नाउ जो थीटा होगा यहाँ पे वो एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ना कि जो एंगल होगा वो मतलब सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, नहीं, एरिया वेक्टर मतलब उससे परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आजा भाई तेरी जरूरत है। देखो, ये सरफेस है और ये सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रेड वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, एरिया वेक्टर भी इस तरफ जा रहा है। जबकि सरफेस अगर तुम देखो, सरफेस परपेंडिकुलर है, सरफेस परपेंडिकुलर, लेकिन इसका एरिया वेक्टर क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा कितना होगा, 0। अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया तो इस केस में एरिया वेक्टर क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। और इस केस में 90 डिग्री मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, 0। तो बस इतना सा कंसेप्ट है, मुझे लगता है समझ आ गया। अब जरूरी थोड़ी है ये 3 केस देंगे, वो बोल देंगे थीटा तुम्हारा 30 है, 60 है, 45 है, तो उस समय निकालना पड़ेगा तुम्हें वैसे। तो ये तो टॉपिक हमारे हो चुके हैं। अब हम देखेंगे गॉस थ्योरम और उसका प्रूफ। ना बात करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई मैंने यहाँ पे और तुम लोगों ने बताया भी नहीं, बता दिया करो भाई, मैं भी तो एक बच्चे ही हूँ। हाँ, तो हमारे पास आ गई गॉस थ्योरम। ना गॉस थ्योरम क्या चीज़ है, GAUSS गॉस थ्योरम। देखो, इस गॉस थ्योरम को लाया क्यों गया, गॉस थ्योरम को इसलिए लाया गया कि कई बार क्या होता है, सरफेस क्लोज था और सरफेस क्लोज होने की वजह से वो एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता था, वो डिपेंड करता था कि चार्ज कितना है। अब हुआ क्या, बेसिकली गॉस ने देखा कि भाई यहाँ पे 2 सरफेस है, दोनों बराबर बन गए वैसे तो, मान लो 2 सरफेस है, इसके अंदर भी क्यू था, इसके अंदर भी क्यू था, इसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम था, इसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम था। जबकि हमने पढ़ा है कि फाई इज इक्वल टू EDS। वाओ, मतलब ये है कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकली और इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकली, इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स सेम कैसे आ सकता है भाई,
ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो इसके लिए गॉस थ्योरम को लाया गया कि भाई ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, जो मतलब फ्लक्स डिपेंड करेगा, वो करेगा चार्ज के ऊपर, कि उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, और वो क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो यहां पे देखेंगे इसने क्या दिया, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन phi एंड चार्ज फॉर क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस के लिए ये क्या देगा बेसिकली, phi और चार्ज का रिलेशन। चार्ज यहां पे मैं क्यों लिख सकता हूं, अरे मतलब क्यों नहीं लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, चार्ज लिख सकता हूं, ऐसा नहीं बोल रहा क्यों, मेरी हिम्मत है तुमको बोलूं क्यों। हाँ तो देखो, अगर मैं गॉस थ्योरम की बात करूं, भाई गॉस थ्योरम साफ कहता है, इट स्टेट्स दैट if we have a closed surface and we have a charge placed inside that closed surface, then the phi is equal to 1 by epsilon times of the total charge enclosed by the surface। मतलब ये क्या कहा उसने, इतनी इंग्लिश तो खैर मुझे भी नहीं आती है, तो तुम्हें कैसे आएगी, तुम भी तो मेरे बच्चे ही हो। हाँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in it, ये बताया गया। और टोटल चार्ज मान लेते Q है, तो phi की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ इतना सा काम किया बस। और यही काम अगर मैं इसमें सिंपल फॉर्मूला लगा दूं तो phi इज इक्वल टू E डॉट ds ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, या Q बाय एप्सिलॉन नॉट ओनली। तो ये दिया गॉस ने, लेकिन दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन तो बेटा ये है कि सरफेस क्लोज होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि उसके अंदर जितना भी चार्ज है, मतलब जितना भी चार्ज है वो उसके अंदर होना चाहिए, बाहर वाले चार्ज को हम नहीं मानेंगे भाई, ठीक है, चीटिंग हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q है, तो इस Q1 का कोई रोल नहीं है इसके ऊपर, हम नहीं मानेंगे कि इसका कोई रोल है, हम सिर्फ ये देखेंगे इसके अंदर कितना है। तो अगर मैं बात करूं प्रूफ की, क्योंकि हर चीज़ का हमें प्रूफ चाहिए होता है, तो यहाँ पे भी हमें प्रूफ तो चाहिए होगा भाई। तो प्रूफ लेने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। वैसे प्रूफ तो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, क्यों फालतू में हम यहाँ का फालतू में इतना नीचे झुकेंगे, पुष्पाराज झुकेगा नहीं साला। तो सीधे लिख के यहाँ लिख लेंगे, मतलब सीधे खड़े होकर यहाँ लिख लेंगे। देखो मैंने एक सरफेस लिया, क्लोज सरफेस, और इसके अंदर चार्ज रखा Q। अब Q तो कहीं भी रखोगे बेटा वो सरफेस पे ही पहुंच जाएगा। नाउ ये सेंटर है O और इसकी जो रेडियस है वो है R। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एरिया वेक्टर लेता हूँ, क्योंकि ये एरिया वेक्टर कुछ गोल गोल सा, मतलब ऐसा होगा फ्लैट, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ds। ये एरिया का एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर। और क्योंकि चार्ज यहाँ पे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ निकलेगी, आउटसाइड। और हमेशा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, याद रखना। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे, अगर इन दोनों के बीच में देखें तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब प्रूफ करेंगे, देखो तो ये मार्कर चेंज करते रहो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट, इस पॉइंट को लेते हैं P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट point P due to Q is given by E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R square। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कहां पे, P पॉइंट पे। यहां तक समझ आया। नाउ phi is equal to E डॉट ds ओवर क्लोज लूप, यही आएगा। क्योंकि cos 0 is equal to 1 है, तो हम यहाँ पे थीटा हटा देंगे तो phi इज इक्वल टू ई, ds क्या आएगा हमारे पास, ओवर क्लोज लूप ds। और ये भी हमें पता है कि इंटीग्रेशन जो होगी ds की वो क्या होगी, क्योंकि ये एक स्फेरिकल सरफेस है तो इसका एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कितनी बार पूछता हूँ क्लास में 4 पाई आर स्क्वायर, बच्चों को बेसिक्स ही नहीं पता होते। क्योंकि हम करते क्या है, हम आगे बढ़ते बढ़ते ना जो बड़ा सिलेबस होता है या फिर जो एडवांस सिलेबस होता है उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, उसको ध्यान रखते रहते हैं, लेकिन बेसिक्स भूलते रहते हैं। अब होता क्या, बेसिक भूल जाएंगे तो फिर आगे का याद नहीं रहेगा, और इसी वजह से हम आगे मार खाते हैं। अब ये फॉर्मूला याद नहीं, अगर ये डेरिवेशन तुम करोगे, ये फॉर्मूला याद ना, क्या फ़ायदा, फंस गए ना। तो बेटा जो बेसिक्स फॉर्मूले उनको मत भूला करो, उनकी टाइम टाइम पे रिवीजन करते रहो। और इसका बेस्ट तरीका है जो रिवाइज करने का, वो है अपने छोटे से बच्चे को एडुकेट करना, पढ़ाना। मतलब
जैसे बच्चे 11th-12th में आते हैं तो वो एक काम कर सकते हैं कि वो 6th 7th या 5th क्लास को ट्यूशन दे के ना कि तुम वहाँ से अर्न करोगे, अर्न ना भी करो, रिलेटिव्स में पढ़ा लो, अपने भाई बहनों को पढ़ा लो, और वो भी ना हो तो भाई अकेला खुद पढ़ो। बहुत ज़रूरी है पढ़ना। एक टाइम निकालो कि ये घंटा है, इस घंटे में भाई मैं रिवाइज करूँगा, कुछ भी रिवाइज करूँ, पिछला कुछ भी उठा के बैठ जाओ, रिवाइज करने लग जाओ, अगले दिन वो छोड़ के दूसरा रिवाइज करने लग जाओ। बट जो बेस्ट तरीका वो यही है कि अपने छोटी क्लास के बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट करो। आप ट्यूशन दोगे, चाहे एक बच्चा है आपके पास, ये मत सोचो कि भाई एक बच्चे के लिए हमको इतना टाइम खराब करना पड़ेगा, नहीं। अगर एक बच्चा भी है उसको ही पढ़ाओ, और एक बच्चे को पढ़ाओगे तो तुम्हारे कंसेप्ट रिवाइज होंगे, और कंसेप्ट रिवाइज होंगे ना तो वाकई मैं बता रहा हूँ कि ये आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ओके, सो ज्ञान से हटके यहाँ आ जाओ। तो फाई इज इक्वल टू ई क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी एस का 4 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एंड फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन टाइम। यही तो गॉस थ्योरम बोलता है, समझे कि नहीं? यही तो गॉस थ्योरम बोलता है कि भाई फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और वही हमने प्रूफ किया है। देखो इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियो छोटी छोटी बनाऊँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बनाऊँ, बच्चे देखते नहीं है और तुम्हें भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, तो छोटी रखेंगे वीडियो। ये था गॉस थ्योरम, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम, उसका प्रूफ पढ़ा है। चाहे तो हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलो ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं प्यारा सा। तो ये क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहे हैं वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ये रिकैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन वाईजेड प्लेन। जो यहाँ पे फोकस करने वाली बात है, कैमरामैन फोकस करो, वाईजेड प्लेन। वाईजेड का प्लेन का क्या मतलब है, देखो इसको रखो अंदर, इसको भी रखो अंदर, और यहाँ पे कुछ ऐसा बना लो, एक्स वाई जेड। क्या है, एक्स वाई जेड। तो जो सरफेस है वो कहाँ पे होगा, वाई जेड पे। एक मिनट में सरफेस लेके आऊँ, ठीक है, हमें सरफेस कम मिलता है, ये रहा। तो देखो एक्स वाई जेड, अब ये एक्स वाई जेड है तो प्लेन कहाँ पे है, सरफेस का, ये रहा वाई जेड प्लेन है ना, ये रहा, देखो वाई जेड प्लेन है। क्यों, एक्स वाई जेड, वाई और जेड पे ये प्लेन रखा हुआ है। अगर एरिया वेक्टर की बात करें तो कहाँ होगा, या तो ऊपर या नीचे, क्लियर है। अगर मैं ऊपर की तरफ लूँ एक्स डायरेक्शन में, तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा इसका, ऊपर की तरफ, ठीक है। वैसे अगर माइनस भी लोगे तो हम ये बता सकते हैं, अगर माइनस में आंसर आएगा तो ये बता सकते हो कि माइनस मतलब ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है, हमने ऑपोजिट ले लिया, बट डजेंट मैटर, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। एनीवेज, तो ये वाई जेड प्लेन पे है, और ये जो वाई जेड प्लेन पे है एक्स डायरेक्शन में क्या होगी इसकी डायरेक्शन, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर लिखूँ, मार्कर कहाँ है, ये रहा, तो अगर एरिया वेक्टर लिखूँ, मतलब चाहे मैं डी एस वेक्टर लिख लूँ, एरिया वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, वाई जेड प्लेन पे 20 यूनिट, तो 20, क्या मैं 20 जे कैप लिखूंगा, नो, 20 आई कैप। क्यों, क्योंकि ये आई डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस वेक्टर। तो ई हमारे पास है 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, एंड डॉट में 20 आई कैप। यही है, आई आई वाले मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। अगर वेक्टर नहीं समझ आता, वेक्टर की वीडियो जाके देखो, बहुत ही मस्त तरीके से समझाया हुआ है मैंने। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 के 120, तो 120 यूनिट्स। ध्यान रखना हम कोई यूनिट नहीं लगाएंगे क्योंकि इन्होंने यूनिट नहीं बोली है, इसलिए यूनिट दिया है, हम यूनिट लिख देंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। मान लेते हैं हमारे पास ये क्यूब है, एक टेढ़ा मेढ़ा सा क्यूब है, ये क्यूब है। अब इसके अंदर चार्ज रखा है मैंने क्यू। अब ये क्यू का असर हर एक फेस पे रहेगा। सिर्फ क्या एक फेस से निकलेगा, नो, 6 के 6 फेस से निकलेगा। वो इधर से भी निकलेगा, नंबर 1 फेस, वो इधर से भी निकलेगा, नंबर 2 फेस, वो इधर से भी निकलेगा, नंबर 3 फेस, इधर से भी निकलेगा, नंबर 4, और पीछे की तरफ से भी निकलेगा, नंबर 5, एंड आगे की तरफ से भी निकलेगा, नंबर 6। तो टोटल फेस कितने हो गए, 6। तो ये फ्लक्स 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स क्यू बाय एप्सिलॉन टाइम्स। इजी कर सकते हो। अब मान लेते हैं, ध्यान देते हैं, मान लेते हैं कि मेरे को निकालना है 1 2 साइड, मतलब ऑपोजिट साइड्स का निकालना है कि भाई फ्लक्स निकालो लेकिन ऑपोजिट साइड्स का। इसमें ऑपोजिट 3 बनते हैं, 6 है, 1 2 और नीचे एक आगे वाला 3, क्योंकि इसका ऑपोजिट वो हो गया, ऊपर वाले का ऑपोजिट नीचे वाला हो गया, और राइट साइड का हो गया लेफ्ट साइड। तो 3 ऑपोजिट फेस हो गए। इसका मतलब ये है कि फाई इज इक्वल टू 3 फेस आउट ऑफ 6 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1/2 आ जाएगा वैसे तो, बट करना ऐसे है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक और चीज देखो, मान लेते हैं अगेन यहां पे हमारे पास है
अगेन Q है। अब जो चार्ज रखा है ना वो सेंटर में ना रख के ना हम रखते हैं एक तरफ, ये देखो यहाँ पे। अब अगर ध्यान से देखें तो देखो ये जो मतलब सेंटर में रखा है मैंने, ये आधा इस तरफ, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ कुछ ऐसे होगा ना, आगे भी तो होगा ये रहा, ठीक है। तो देखो ये वाला जो चार्ज दिखाई दे रहा है कोने पे रखा है, जैसे आपके अपने रूम में अगर ध्यान दोगे कोने पे मान लो एक स्फेयर रखा है, तो क्या होगा, ये स्फेयर हमें भी दिखाई देगा, उधर वाले रूम में भी दिखाई देगा, इधर भी रूम में दिखाई देगा और इधर भी रूम में दिखाई देगा। हम चारों रूम में तो दिखाई देगा ही देगा, लेकिन अगर ऊपर की बात करें ऊपर 4 में भी दिखाई देगा थोड़ा थोड़ा। क्लियर हुआ? अगर मैं बिल्कुल सेंटर में एकदम पॉइंट पे, जैसे मान लेते हैं ये है, बिल्कुल इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं गोला सा बड़ा सा, तो वो हमें 8 कमरों में दिखाई देगा। एक तो हमारे में, हमारे बाजू वाले में, और हमारे 2 बाजू वाले में, और तो 4 में तो दिखाई देगा ही देगा, ऊपर वाले में और दिखाई देगा। तो कितना हो गया 8। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 1/8 Q/ε टाइम्स। इस केस में ये ना करके तुम Q/8 कर सकते हो, बट आंसर सेम ही आना है, नो प्रॉब्लम। क्लियर है? एक कंसेप्ट और बताऊंगा, इसके बाद डेफिनेटली वीडियो का एंड करने वाला हूं। मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन और है, इतना एक्साइटेड हूं लाइन भी सीधी नहीं बन रही, टेढ़ी 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 ये क्या है? दिस इज अ सिलेंडर, दिस इज अ सिलेंडर। यहां पे 3 सरफेस होती है सिलेंडर में, एक इस कोने वाला ये गोल गोल सा πr², एक इस कोने वाला गोल गोल πr², एक होता है ये कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर के अंदर 3 सरफेस होते हैं, एक तो ये होता है 2πrh वाला, और एक ये होता है πr² वाला, और एक ये होता है πr² वाला। ये 3 सरफेस होते हैं। मैं इसको लेता हूं ds1, इसको लेता हूं ds2, और इस कर्व सरफेस को लेता हूं ds3। ध्यान देंगे, इसका एरिया वेक्टर आया इस तरफ परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसका एरिया वेक्टर आया इस तरफ परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये ds1 वेक्टर आ गया और ये आ गया ds2 वेक्टर। क्लियर है? नो, अब कर्व सरफेस एरिया का परपेंडिकुलर आएगा ds3 वेक्टर। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सारी की सारी इस तरफ जा रही है, जो कि रेड पेन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को जा रही है, तो यहां पे भी E होगा, यहां पे भी E होगा, और इधर भी E होगा। यहां पे देखेंगे ध्यान से, अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालूं तो phi इज इक्वल टू E डॉट ds1 ओवर अ क्लोज लूप प्लस E डॉट ds2 ओवर अ क्लोज लूप प्लस ओवर अ क्लोज लूप E डॉट ds3। अब ध्यान से देखेंगे यहां पे एंगल कितना बनेगा, ds1 इस तरफ है, E इस तरफ है, इसमें एंगल कितना बनेगा थीटा 180 डिग्री। अगर मैं यहां पे देखूं दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये देख लो ये देख लो, थीटा कितना होगा 0 डिग्री, इसमें कितना होगा थीटा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। क्लियर है? यहां पे 9, जब इसमें 90 डिग्री होगा 3 में, मतलब 3 में एंगल आ गया हमारे पास, यहां पे ds1 है 120, तो क्या आएगा E ds1 cos 180 प्लस ओवर क्लोज लूप तो लगाना ही लगाना है, वो नहीं भूलना, E ds2 ये रहा 0 डिग्री cos 0 डिग्री प्लस E डॉट ds3, मतलब डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, cos थीटा तो आ ही गया है, cos 90। अब अगर ध्यान से देखो ये वाला टर्म 0 होगी, मैं इसको लाल लाइन के इसको कर दिया मैंने एलिमिनेट। अब यहां पे क्या रह गया मेरे पास, ये आएगा, तो क्या आएगा माइनस E ds ओवर क्लोज लूप 1, और यहां पे दूसरे में क्या आएगा प्लस E ds ओवर क्लोज लूप, लेकिन ये किस में आएगा माइनस में है, नहीं ये प्लस में आएगा, सॉरी ये माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि हमें पता है कि एरिया ds1 इज इक्वल टू एरिया ds2 के इक्वल है, तो ये क्या आ गया 0, तो फाई क्या आएगा 0। इजी है। कुछ ऐसे कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं, अगेन बता रहा हूं, कंसेप्ट को फील करोगे तो बहुत मजा आएगा, अगर फील नहीं करोगे तो बेटा वैसी सजा मिलने वाली है। ठीक है? फिजिक्स को कभी भी प्यार नहीं कर पाओगे और फिजिक्स से हमेशा दूर भागते रहोगे। अगर फिजिक्स में घुसना है तो भाई उसको कंसेप्ट में समझना पड़ेगा, उसको फील करना पड़ेगा, फील नहीं करोगे तो वो समझ भी नहीं आएगी, कोई फायदा नहीं है। तो इस वीडियो का एंड हम यहीं पे करने वाले हैं। आई होप समझ आ गया हो, नहीं समझ आया तो भाई कमेंट जरूर करना, अगर कोई भी नहीं समझ आता है तो कुछ भी समझना आया तो कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कोशिश करूंगा उसको कवर करने की।
और बच्चों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अपने आप को हाइड्रेट रखो, डिहाइड्रेट मत होने दो। गर्मी की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, लू लग जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ बीमारियां हो सकती है। तो भाई सिंपल सी बात है, अपने आप को हाइड्रेट रखो, टाइम टाइम पे पानी पीते रहो, इतना भी नहीं पीना कि बार बार सुसु जाते रहो और उसकी वजह से पढ़ ही ना पाओ। तो इस वीडियो का यहीं एंड करते हुए मैं फिर अलविदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।